नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको एक निदा फाजली साहब की दो पंक्तियों से इसकी प्रारंभ करता हूँ कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, छोटा करके जानिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार, लेकर तन के नाप को घूमे बस्ती गांव, हर चादर के घेर से बाहर निकले पांव। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मजबूरियां, ये दुख, ये चादर के घेरे से बाहर निकले हुए पांव सबके हैं और आपकी मजबूरियां आपको आपके सपनों को पाने में रुकावट नहीं बननी चाहिए। मजबूरियां सिर्फ बहाना होती हैं अपनी असफलता को छिपाने के लिए। तो मेरे सभी प्रतियोगी साथियों से, विद्यार्थियों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि छोटा करके जानिए जीवन का विस्तार, और आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार, भर लीजिए अपनी मंजिल को पाने के लिए बढ़िए। अभी निकला है हमारा युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृति, जागिए और उठिए, आगे बढ़िए और तब तक मंजिल की ओर बढ़िए जब तक आप अपना रास्ता ना पा लें। तो आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं पाके रहिए। ये हर चादर के घेर से बाहर निकले पांव, ये पांव तो हर घर की यही कहानी है, हर घर की यही कहानी है। अंदर अंदर रुदन और आंखों में पानी है। इसको ना देखिए, मजबूरियां ना गिनाइए, मजबूरियां ना बताइए। सफलता की कोई मजबूरी नहीं होती और असफलता की हमेशा लाखों करोड़ों मजबूरियां होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जुड़ जाइए रीट की तैयारी में। आपके साथ मैं डॉक्टर रविश भारद्वाज आज फिर जुड़ रहा हूं अपनी नई वीडियो लेकर, और जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा संधि। तो संधि से हम अपनी शुरुआत करते हैं और संधि से हमारी बात चल रही थी। व्यंजन संधि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैंने बाद में देखा तो दो नियम छोटे छोटे से और मेरे को याद आए कि जो होने चाहिए थे, उन्हें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहला कि यदि त के पश्चात, यदि त के पश्चात क्या आता है, स आता है। क्या आता है? स, यानी आधा। कैसा स आता है? आधा। कैसा स आता है? आधा। तो ये स का लोप हो जाता है भैया। क्या होता है? ये स का लोप हो जाता है। यदि त के बाद स आता है तो स का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उत प्लस स्थान, क्या हो जाएगा? उत प्लस स्थान। ये शब्द बार बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है, इसका संधि विच्छेद पूछा जाता रहा है, संधि का नाम भी पूछा जाता रहा है। तो उत प्लस स्थान, तो इसमें से क्या गायब हो जाएगा? स गायब हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा? उत्थान। क्या हो जाएगा? उत्थान। ऐसे ही अगर यहां पर हम करेंगे उत प्लस स्थित, क्या करेंगे? उत प्लस स्थित, तो यहां से क्या गायब हो जाएगा? स गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उत्थित। क्या हो जाएगा? उत्थित। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और ऐसे ही एक और नियम हमारा जो बचता है वो मैं आपको बता देता हूं। वो भी बहुत प्यारा सा, बहुत सरल सा नियम है कि मेरे प्यारे साथियों, यदि द के पश्चात, किसके पश्चात? द के पश्चात। द कैसा वर्ण है? कैसा वर्ण है? घोष वर्ण है ना। और यदि द के पश्चात क्या आता है? क आता है। ठीक है, त आता है, थ आता है, प आता है, स आता है,
और छ आता है, ये वर्ण है। तो द मेरे प्यारे साथियों अघोष, ये सारे कैसे हैं? अघोष वर्ण है। कैसे हैं? अघोष वर्ण है। ठीक है, तो इनमें परिवर्तित हो जाता है। कैसे वर्ण है? अघोष वर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा? द अघोष वर्ण में, अपनी ही वर्ग के अघोष वर्ण में यानी त में परिवर्तित हो जाता है। तो द किसमें बदल जाता है? त में बदल जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम लिखते हैं तद, वैसे ये तत् होता है लेकिन ये इस संधि के लिए तद लिखा जाता है। तो तद प्लस सम, तो क्या हो जाएगा? ये तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम। ठीक है, अगर हमने लिख दिया तद प्लस काल, तो क्या हो जाएगा? तत्काल। क्या हो जाएगा? तत्काल। ठीक है, और जैसे हमने लिखा तद प्लस पर, तो क्या हो जाएगा? तत्पर। ठीक है, तत्काल, तत्पर, तत्सम। और अगर हमने लिखा मद प्लस सर, तो क्या हो जाएगा? मत्सर। ठीक है, ऐसे इसमें हो जाता है, ये इसमें परिवर्तन होता है। ये देख लीजिएगा। तो द किसमें बदल जाता है प्यारे साथियों? ता में बदल जाता है। ठीक है, और यहां पर हमारी व्यंजन संधि समाप्त होती है। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन ये संधियां समाप्त होंगी, हम संधि की एक बहुत ही महान, या हम कहेंगे मैराथन क्लास लेकर चलेंगे। और उस मैराथन क्लास में आपसे संधि के इतने सारे, वो सारी संधियां आपको कराई जाएंगी या बताई जाएंगी कि प्रश्न कैसे आएगा और कैसे आपको हल करना होगा। तो उस क्लास में स्पेशल संधियों का जो क्या होगा, वो सारी संधियां होंगी जो अब तक जितने भी एग्जाम हैं जिनमें संधि आती है, और वो संधियां जो अब तक पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाती रही हैं, सबसे ज्यादा वो सारी संधियां मैं आपको उस वीडियो में दूंगा। और उम्मीद करता हूं और मैं गारंटी भी लेता हूं कि जो संधियां मैं इस बार आपको वीडियो में दूंगा, व्यंजन सारी संधि कंप्लीट होने के बाद तो जो उदाहरण मैं आपको दूंगा, जो प्रश्न उस संधियों में मैं आपको कराऊंगा, उनसे बाहर आपका संधि का कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप देखते रहिए संधि का अपना ये वीडियो। अब हम प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और आज हम संधि में बात करते हैं विसर्ग संधि की। संधि के तीसरे प्रकार की, तीसरे प्रकार का क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? तीसरे प्रकार का नाम है विसर्ग। क्या नाम है? विसर्ग संधि। और इसकी परिभाषा क्या बनती है? इसकी परिभाषा बनती है कि जब दो वर्णों के मेल से विसर्ग में विकार उत्पन्न हो, ना स्वर में विकार उत्पन्न हो ना व्यंजन में हो, किसमें हो? विसर्ग में विकार उत्पन्न हो, विसर्ग परिवर्तित हो जाए किसी न किसी रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जब दो वर्णों के, दो ध्वनियों के मेल से विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? विसर्ग संधि कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हमने लिखा नमः, क्या लिखा? नमः, और बाद में हमने क्या लिख दिया? ते। क्या लिख दिया? ते, नमः ते। तो अब इसमें ये विसर्ग क्या है मेरे प्यारे साथियों? स में परिवर्तित हो गया, और यहां पर क्या हो गया? नमस्ते। क्या हो गया? नमस्ते। तो परिवर्तन किसमें हुआ? न ते में हुआ न नम में हुआ, किसमें हुआ? विसर्ग में हुआ। तो विसर्ग में हुआ, इसलिए संधि कौन सी कहलाएगी? विसर्ग कहलाएगी। ये कहलाएगा विसर्ग संधि। जहां पर भी विसर्ग में परिवर्तन आता है वो संधि क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं अपनी विसर्ग संधि को लेकर,
और मैं आपको बता दूं कि इससे एक वीडियो और अपन डालेंगे और उसमें सारी संधि, विसर्ग संधि अगली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा आपसे दावा है। और उसके बाद इसके बाद की एक और जो आएगी उसमें विसर्ग संधि होगी, और उसके बाद की जो वीडियो आएगी वो मैं फिर आपको बता दूं, उसमें सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट संधियां जो अब तक पूछी जाती रही हैं, जो पूछी जा चुकी हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना रहती है, वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट संधियां मैं आपको उस वीडियो में लेकर आने वाला हूं। तो रहिए तैयार और करिए इसको शेयर अपने साथियों के साथ जो कर रहे हैं आपके साथ ही रीट की तैयारी, उनके साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये अच्छी जानकारी पहुंच सके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आगे बढ़ते हैं हम विसर्ग संधि के नियम नंबर 1 पर। विसर्ग संधि का नियम नंबर 1, विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 कह रहा है बेटा कि जब विसर्ग से पूर्व में, विसर्ग से पूर्व में क्या है? अस्वर हो। क्या स्वर हो? अस्वर हो। ठीक है, विसर्ग के पूर्व में क्या हो? अस्वर हो। ठीक है, और विसर्ग के पश्चात कोई घोष व्यंजन हो। मैं वर्ण नहीं कह रहा हूं, वर्ण में तो व्यंजन और स्वर सभी आते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? व्यंजन, घोष व्यंजन हो। विसर्ग के पूर्व में अ हो और विसर्ग के पश्चात घोष व्यंजन हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो? विसर्ग के पश्चात कोई घोष वर्ण हो और क्या हो? वर्ण नहीं, व्यंजन हो, कोई घोष व्यंजन हो। ठीक है, तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कैसा है? घोष है। यरलवः घोष है ना? ये अगर आते हैं किसके पश्चात? किसके पश्चात? विसर्ग के पश्चात। ठीक है, विसर्ग के पूर्व में अ हो और विसर्ग के पश्चात कोई घोष व्यंजन हो, अथवा अ हो, अथवा क्या हो? अ हो, अथवा अ हो, तो क्या होगा? अब कौन परिवर्तित होगा? विसर्ग परिवर्तित होगा। तो कौन परिवर्तित होगा? विसर्ग परिवर्तित होगा। तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। दोबारा सुन लें, यदि विसर्ग से पूर्व अस्वर है, केवल अस्वर, यदि विसर्ग के पूर्व में अस्वर है और विसर्ग के पश्चात क्या है? कोई घोष स्वर है, सॉरी कोई घोष व्यंजन है। विसर्ग के पूर्व में अ है और विसर्ग के पश्चात कोई घोष व्यंजन है, या अ, केवल अ, नॉट आ, केवल अ स्वर है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप मेरे प्यारे साथी इसको देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या है यहां पर देखने को आपको मिलता है? ये है, जैसे हमने लिखा कि मन। अब देखिए, विसर्ग से पूर्व में मन, क्या स्वर आ रहा है? अ आ रहा है। मन, न, अ आ रहा है। विसर्ग से पूर्व में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। और इधर हमने लिख दिया रथ। क्या लिख दिया? रथ। ठीक है, र कैसा है? विसर्ग के बाद में आ रहा है र। र कैसा है? य, र, ल, व, ह। ये कैसे हैं? घोष व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? घोष व्यंजन है। तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? विसर्ग से पूर्व में अ है और विसर्ग के पश्चात कोई घोष व्यंजन है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? मनोरथ। क्या हो जाएगा? मनोरथ। ठीक है, अगर हमने यहां पर लिख दिया सर, सर, और इस पे हमने लगा दिया विसर्ग, तो र पे कैसा स्वर दिखाई दे रहा है आपको? अ, सर, अ, और इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? विसर्ग, सरह, और प्लस हमने लिख दिया ज। ज कैसा है? किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण है तो घोष व्यंजन है। घोष व्यंजन है, अभी अभी हमने कहा, विसर्ग के पूर्व में यदि अस्वर है, विसर्ग के पश्चात घोष व्यंजन है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरोज। क्या हो जाएगा? सरोज। ठीक है, अगर हमने यहां पर लिख दिया सरह और प्लस यहां पर लिख दिया वर, क्या लिख दिया? वर। वह क्या है? घोष व्यंजन है।
इधर सर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सरोवर। क्या हो जाएगा, सरोवर। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया मन और मन के बाद लगा दिया विसर्ग, ठीक है, विसर्ग से पूर्व में आ रहा है अ, और इधर लिख दिया हमने ह, हर। ह कैसा है, घोष व्यंजन है। कैसा है, घोष व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, हर, मन प्लस हर, तो क्या हो जाएगा, मनोहर। क्या हो जाएगा, मनोहर। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही देखते हैं आगे। अगर हमने यहां पर लिख दिया, यहां पे हमने लिख दिया यश। क्या लिख दिया, यश, और इसके बाद लगा दिया विसर्ग। स में क्या दिखाई दे रहा है, अ। विसर्ग से पूर्व क्या दिखाई दे रहा है आपको, अ, और इसके बाद हमने लिख दिया दा। दा, द कैसा है, किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण है, त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तथा द घोष व्यंजन हो गया। घोष व्यंजन हो गया तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ओ में। तो क्या हो जाएगा, यशोदा। क्या हो जाएगा, यशोदा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही मन प्लस वांछित, क्या हो जाएगा, मन प्लस वांछित, तो क्या हो जाएगा, मनोवांछित। क्या हो जाएगा, मनोवांछित। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा, मनोवांछित। क्लियर, मैं समझता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें इसी प्रकार कोई भी, इधर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। अब देखिए, अभी मैंने कोई एक अस्वर का नहीं दिया आपको, मैं अगला उदाहरण बताता हूं अस्वर का। जैसे हमने यहां पर लिखा मनः, क्या लिखा, मनः, और यहां पे लिखा अनुकूल। अनुकूल, ठीक है, क्या लिखा, अनुकूल, तो क्या हो जाएगा, मनो, ठीक है, नुकूल, मनोनुकूल। क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहां पे आ रहा है विसर्ग हो गया ओ हो गया कि नहीं। तो अब ओ के बाद इस अ को जब हमें लिखना होता है तो मनोनुकूल ऐसे नहीं लिखेंगे, मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन इस अ को अब हमें लंबा खींचना पड़ेगा, इस स्वर को, ओ को, और ओ के बाद ठीक अ आएगा, तो क्या हो जाएगा, मनोअनुकूल। मनोअनुकूल, तो ऐसे तो अपन बोलेंगे नहीं मनोअनुकूल, तो मनोनुकूल ऐसे बोलेगा। तो इसके लिए यहां पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार का ये चिन्ह लगा देते हैं, प्लुत स्वर वाला। प्लुत स्वर वाला क्या लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। ठीक है, तो मनोनुकूल ऐसे ये संधि होगी, ठीक है, ये यहां पर होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लिखें तो मनोगमन, है ना, या अधय, अध, अध प्लस गमन, तो क्या हो जाएगा, अधोगमन। क्या हो जाएगा, अधोगमन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ये पहला नियम है विसर्ग संधि का, तो जो आपको समझ में आएगा। अगला नियम हम बात करते हैं विसर्ग संधि का ही मेरे प्यारे साथियों, दूसरा नियम है। इसमें एक ही चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों कि इधर क्या होगा, विसर्ग से पूर्व में अ होगा, विसर्ग के पश्चात कोई घोष व्यंजन अथवा अस्वर होगा, ओनली अ नॉट आ, ओनली अ नॉट आ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा, और जब अ होगा तो उसके लिए हमें इस प्रकार का साइन भी लगाना पड़ेगा, मनोनुकूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नियम नंबर 2। इसका जो नियम नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, अभी तक हमने पढ़ा कि विसर्ग के पूर्व में इधर तो क्या है, अ है, तो यही, और इधर कोई घोष व्यंजन है या अस्वर है, लेकिन घोष वर्ण तो और भी तो बचे, अ के बाद सारे स्वर तो घोष वर्ण होते हैं। अब सारे स्वर नहीं लिए, केवल हमने अ लिया, अगर सारे स्वर हो गए तो क्या होगा, ये भी तो सोचिए। तो फिर नियम नंबर 2 कहता है मेरे प्यारे साथियों कि यदि विसर्ग के पूर्व में क्या है, अस्वर है। क्या स्वर है, अस्वर, वही पहली वाली बात है, ये तो पहली वाली बात है, विसर्ग और विसर्ग से पूर्व में अस्वर है, केवल अ,
और विसर्ग के पश्चात कोई भी अ को छोड़कर, किसको छोड़कर, अ को छोड़कर, क्योंकि हमने पहले नियम में ले लिया है, अ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है, क्या आता है, अ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है और दोनों शब्दों को ज्यों का त्यों मिलाकर लिख देते हैं। विसर्ग का लोप हो जाता है और दोनों शब्दों को ज्यों के त्यों मिलाकर लिख देते हैं। जैसे देखिए हमारा ये शब्द है प्यारे साथियों, जैसे अतः, क्या है, अतः, ठीक है, और यहां लिख दिया हमने एव, क्या लिख दिया, एव, ठीक है, एव। इधर क्या है, विसर्ग से पूर्व अत, 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 अ, इधर विसर्ग से पूर्व में अ है और इधर क्या आ गया है, ए है, जो अ नहीं है, अ को छोड़कर बाकी स्वरों में है। तो क्या होगा, इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और दोनों मिलकर हो लिख दिए जाएंगे। अतः का विसर्ग लोप कर दिया तो अत रह गया और एव को, इसको ऐसे मिला के लिख देंगे दोनों शब्दों को। तो क्या हो गया, अत एव, क्या हो गया, अत एव। अब ऐसे ही बेटा हम देखते हैं, जैसे सद्य, सद्य, और इस पे हमने विसर्ग लगा दिया तो सद्य, 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 ठीक है। और यहां क्या आ रहा है, विसर्ग से पूर्व में अ आ रहा है और इधर हमने लगा दिया आ, क्या लगा दिया, आ, और आलस्य, ये शब्द लिख दिया, आ से बना हुआ आलस्य, सद्य प्लस आलस्य। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और दोनों शब्दों को ज्यों का त्यों मिला के लिख देंगे, सद्य आलस्य, क्या हो जाएगा, सद्य आलस्य, सद्य आलस्य, ठीक है। ये यहां पर बन रहा है। ऐसे ही अगर हमने लिखा यशः, क्या लिखा, यशः, और इधर क्या लिख दिया, इच्छा, क्या लिख दिया, इच्छा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यश की आप इच्छा कर रहे हैं, यश कामना है आपकी, यश की इच्छा कर रहे हैं आप, तो यश विसर्ग से पूर्व में क्या आ रहा है, अ, और इधर क्या आ रहा है, ई, तो क्या हो जाएगा, यशो इच्छा की यश इच्छा, यश विसर्ग गायब होगा केवल और इच्छा को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यश इच्छा, क्या हो जाएगा, यश इच्छा, ठीक है। अगर हमने लिखा जैसे अद्य, अद्य उपार्जन, क्या लिखा, अद्य उपार्जन, अद्य उपार्जन, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, तो दोनों को मिला के हो जाएगा अद्य उपार्जन, ठीक है। ये ज्यों का त्यों मिला के लिखेंगे हम इनको, इनमें हम कुछ और नहीं जोड़ सकते, क्या नहीं जोड़ सकते, कुछ और नहीं जोड़ सकते। तो ये आपका नियम नंबर 2 हो गया और बचे नियम इसके और कुछ थोड़े से जिनको मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। और इस प्रकार रीड के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले जब तक आपकी कोचिंग खुलेंगी उससे पहले बहुत शानदार तरीके से सारी संधियां समाप्त, और मैं आपको बहुत प्यारे उदाहरण लेके नए बिल्कुल अगली वीडियो में फिर मैं मिलूंगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर कीजिए। आप जिन्हें अपना मानते हैं, आप चाहते हैं जिनको बहुत अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए, आप उन तक इस कंटेंट को पहुंचाने के कष्ट कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि मैं रीड के विद्यार्थियों को और अन्य सभी विद्यार्थियों को क्या करूं, डेली लाइव क्लास लेकर आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहां पर उपलब्ध करा सकूं। अभी यूट्यूब पर क्या है कि अपलोडिंग में समय लगता है, तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों से मिल नहीं पाता। मेरा मन रोजाना का होता है, लेकिन इसको रोजाना अपलोड करने में थोड़ा सा समय लगता है, वक्त लगता है। तो इसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसको अधिक से अधिक
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। और जैसे ही ये अपनी एक लिमिट को पूरा करता है तो मैं उसमें बस कुछ ही क्षणों की बाकी है, आप इसको जितना आगे बढ़ाते हैं और वैसे ही मैं पर डे लाइव आपको एक निश्चित समय पर डे लाइव एक बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ कराऊंगा हिंदी का पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों के साथ। तो आप सभी के लिए धन्यवाद, आभार। आप सभी ने मुझे जो स्नेह और प्रेम दिया है उस सब के लिए मैं आप सभी को हृदय तल की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।